आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सचिन पायलट आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पत्ते खोलेंगे। आज ये पता चलेगा कि सचिन पायलट कांग्रेस से बाहर जाएंगे या फिर पार्टी के भीतर ही संघर्ष का रास्ता तलाशेंगे। वैसे बीजेपी कह रही है कि सचिन के लिए उनके दरवाजे खुले हैं। आज वसुंधरा राजे भी जयपुर पहुंच रही हैं। राजस्थान की सियासी महाभारत में अब एक ही सवाल है कि आगे सचिन पायलट क्या करेंगे। क्या सचिन पायलट बीजेपी में जाएंगे या सचिन पायलट नई पार्टी बनाएंगे? क्या ऐसा भी हो सकता है कि सचिन पायलट कांग्रेस में ही रहकर अपने हक की लड़ाई लड़ें? इन तमाम सवालों से पर्दा आज उठ सकता है जब सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मंगलवार को राजस्थान के डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के पद से रुखसती के बाद सचिन पायलट खामोशी रहे। बस उन्होंने कांग्रेस के अपने उन साथियों का ट्वीट के जरिए धन्यवाद किया जो उन्हें पार्टी में देखना चाहते हैं, जो राजस्थान में उनके संघर्ष को सलाम कर रहे हैं। उधर राजस्थान की राजनीति में खुद को जादूगर कहने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गदगद हैं। अपने सरकार के साथ साथ संगठन में भी उनकी पकड़ मजबूत हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष पद पर गहलोत ने अपने करीबी शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासारा की ताजपोशी करा दी है। राजस्थान की यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पद पर गणेश घोंगरा की नियुक्ति कर दी गई है। इतना ही नहीं, अशोक गहलोत ने पायलट प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद अपनी पहली कैबिनेट बैठक में उस नहर प्रोजेक्ट पर भी मुहर लगा दी जिसकी मांग पायलट के समर्थक विधायक कर रहे थे। गुर्जर बाहुल्य पूर्वी राजस्थान के लिए गहलोत ने 233 करोड़ के प्रोजेक्ट भी पास कर दिए। सचिन पायलट की कुर्सी छीनने के बाद अब गहलोत उन्हें जमीनी लड़ाई में भी मात देने की तैयारी में जुट गए हैं। वो सचिन पायलट को नौसिखिया साबित करने में जुटे हैं। मैंने कोई शिकायत उनकी नहीं करी हाईकमांड को, इनको हटाओ। उसके बावजूद भी उनका जो रवैया रहा है 3 महीने से 6 महीने से, आप देखते आ बैल मुझे मार जो कहावत है उस रूप में इन्होंने पेश किया अपना आप। रोज ट्वीट करते हैं, रोज स्टेटमेंट देते रहते हैं। उधर सचिन पायलट के समर्थकों के इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। अजमेर में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सचिन पायलट के समर्थन में इस्तीफा दिया। हमने आज सभी 10-12 साथियों ने मिलकर एनएसयू, यूथ कांग्रेस और कांग्रेस, इन तीनों के साथी जो कार्यकर्ता हैं हमारे सचिन पायलट जी से जुड़े हुए थे, सचिन पायलट जी के साथ थे, उन्होंने हम सब ने मिलकर आज कांग्रेस कार्यालय के यहाँ इस्तीफा दिया है। हमें कांग्रेस कार्यालय आने के बाद पता चला कि कांग्रेस कार्यालय बंद है, तो कांग्रेस कार्यालय के गेट के बाहर हमने इस्तीफा चिपका दिया। कांग्रेस की इस लड़ाई में बीजेपी को मौका दिख रहा है, इसीलिए वो पार्टी में आने का उनका स्वागत कर रही है। कोई भी जनाधार वाला व्यक्ति यदि भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आता है तो सभी लोग उसका स्वागत करते हैं, अपने साथ में जुड़े, हमारा जनाधार बढ़े। आज भारतीय जनता पार्टी का कुनबा इतना बड़ा हुआ है, हमारी विचारधारा पे कदम करते हुए प्रत्येक व्यक्ति जो हमारे साथ में काम करने के लिए आएगा, निश्चित ही हम उसका बाहें पसार करके स्वागत करेंगे। ये तो सामान्य प्रक्रिया। बीजेपी को लगता है कि अगर सचिन पायलट के पास करीब 20 विधायकों का समर्थन रहता है तो गहलोत सरकार के लिए टिकना मुश्किल होगा। बीजेपी का कहना है कि अगर सचिन पायलट को पार्टी की विचारधारा पसंद है तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं। इस तरीके का घटनाक्रम हुआ है, 2.25 साल तक तो अराजकता का, भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का, जातिवाद का, ये सारा हमने दंश झेला है। लेकिन मुझे लगता है कि अब अशोक गहलोत सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। ये सरकार जितनी जल्दी चली जाए तभी राजस्थान का भला हो पाएगा। अगर सचिन पायलट बीजेपी में जाते हैं तो उन्हें वसुंधरा राजे के साथ काम करना होगा। आज वसुंधरा राजे भी धौलपुर से जयपुर पहुंचने वाली हैं। दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ शरद, जयपुर आज तक। वैसे सचिन पायलट ने हालांकि बीजेपी में जाने की बात से फिलहाल इनकार ही किया है, लेकिन बीजेपी नेता पायलट और उनके समर्थक विधायकों के लिए दरवाजे खुले रखे हुए हैं। अब सवाल यही है कि क्या सचिन पायलट देर सवेर बीजेपी का रुख कर सकते हैं? अगर सचिन पायलट बीजेपी में आते हैं तो वहां भी सियासी समीकरण बदले। अगर वो पार्टी की विचारधारा को प्रसन्न होकर के आते हैं तो दरवाजे सबके खुले रहते, और दरवाजे खुले नहीं होते तो पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी थोड़ी बनती। गहलोत सरकार के लिए चुनौती बने उनके ही डिप्टी सचिन पायलट पर बीजेपी का प्यार उमड़ रहा है। स्वागत के लिए बीजेपी तैयार भी है। सचिन के सामने भी जो विकल्प है
उनमें से एक बीजेपी का दामन थामना भी है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या बीजेपी में ये काम आराम से होगा? सियासी तौर पर ऐसा नहीं लगता। सचिन अगर बीजेपी में आते हैं तो वहाँ समीकरण बदलेंगे, तब एक तरह से बीजेपी की मुश्किल भी बढ़ेगी। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि गहलोत सरकार गिरने के हालात में बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा? वसुंधरा राजे सिंधिया या गजेंद्र सिंह शेखावत या फिर बीजेपी का कोई दूसरा दिग्गज? उधर खुद सचिन सीएम पद के लिए दावा ठोक रहे हैं। अब देखना ये होगा कि अशोक गहलोत की सरकार गिरती है तो बीजेपी किसके सिर पर सेहरा बांधती है। बीजेपी ने वसुंधरा राजे के अलावा किसी और के सिर पर सेहरा बांधा तो राजे के करीब 50 समर्थक विधायक पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। मतलब साफ है, बीजेपी में भी सिर फुटअव्वल हो सकती है। वसुंधरा कई मौकों पर केंद्रीय नेतृत्व को सीधी चुनौती दे चुकी हैं। 2008 के हार के बाद उन्होंने नेता विपक्ष के पद से हटने से इनकार कर दिया था। संसदीय बोर्ड का फैसला भी उन्होंने नहीं माना था। 2018 में चुनाव से पहले केंद्रीय नेतृत्व गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रदेश की कमान सौंपना चाहता था, तब भी वसुंधरा राजे अड़ गई थी। हालांकि सचिन अगर बीजेपी में आते हैं तो ये बीजेपी के लिए कई तरह से फायदेमंद होगा। गुजर और मीणा जातियों में पार्टी की पैठ बढ़ेगी। सचिन समर्थक विधायकों में 12 गुजर और मीणा हैं। दोनों जातियों के लगभग 8-8% वोट बैंक है। सचिन के आने से पूर्वी राजस्थान बीजेपी की ताकत बढ़ेगी। जाहिर तौर पर सचिन का साथ बीजेपी के लिए बेहतरी लाएगा, लेकिन उसे कई सियासी सवालों से भी जूझना होगा। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। आगे बढ़ेंगे। भगवान राम को नेपाल से जुड़ा बताने के बाद नेपाली प्रधानमंत्री ओली अब भले ही अपने बयान पर लीपापोती कर रहे हों, लेकिन उनकी नीयत और एजेंडा साफ हो गया है और यही वजह है कि उनके खिलाफ भारत से लेकर नेपाल तक प्रदर्शनों की झड़ी लगी हुई है। खुद नेपाल के लोग कह रहे हैं कि ओली अपने सियासी नफे के लिए भारत नेपाल संबंधों में दरार पैदा कर रहे हैं। ओली का एजेंडा चीन खुश हो, आस्था पर चोट को लेकर भड़का गुस्सा, भारत से नेपाल तक गुस्से की आग। नेपाल में वहां के पीएम ओली के मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ओली का पुतला फूंका जा रहा है। नेपाल के जनकपुर में वहां के पीएम ओली के खिलाफ ये गुस्सा जायज भी है। आखिर चीन के इशारे पर ओली ने करोड़ों लोगों की आस्था पर बिना सोचे समझे चोट की है। खुद नेपाल की जनता भी समझ रही है कि सियासी फायदे और अपने आका चीन को खुश करने के लिए ओली ऐसी तथ्यहीन बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है केपी शर्मा ओली जी मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से बीमार हो चुके हैं। इनको उपचार करने के लिए जाना चाहिए। ये देश को प्रधानमंत्री पद से छोड़ करके अपने उपचार में जाए और मार्ग प्रशस्त करे। नेपाली मूल के दिल्ली में रह रहे लोगों को भी ओली की इस बेतुकी बात से किसी तरह का इत्तेफाक नहीं है। दिल्ली में नेपाली मूल के लोगों ने नेपाली दूतावास पर प्रदर्शन करके दो टूक कहा कि ओली भारत नेपाल के रिश्ते खराब कर रहे हैं, वो भी उस चीन के लिए जो नेपाल के साथ विश्वासघात करता रहा है। हम चाहते हैं कि नेपाल और भारत का संबंध जो पहले बना हुआ था वही आगे बना रहे और जो चाइना अभी जो अपने द्वारा जो उसको अलग करने की कोशिश कर रहा है वो ना हो। दिल्ली में नेपाल मूल के लोगों ने छतरपुर में भी मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया और अपने पीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने कहा कि ओली अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह की हरकतों और बयानबाजी से बाज आएं। नेपाल की सीमा से सटे बिहार के कई जिलों में भी ओली की तथ्य और आधारहीन बात को लेकर गुस्सा दिखा। माता सीता की प्राकट्य स्थली सीतामढ़ी में संतों ने ओली के बयान को लेकर कड़ा ऐतराज जताया और माफी की मांग की। वो तो चीन का खा रहा है घूस, उसके डर के मारे बोल रहा है, उसको पता ही नहीं ये मिथिला वाले ये जो कहाँ है और हम जनकपुर मिथिला क्या है? जनक जी का राज था ये सब कितना
इसे जो है कोई माफ नहीं कर सकता है। जैसे उद्धव उठा रहे हैं कि ऐसे है वैसे है। जानकी जन्मभूमि सीतामढ़ी पुनौरा धाम है। अयोध्या जी में श्री राम जी का जन्मभूमि है। भारत सरकार भी इसे माफ नहीं करेंगे, हिंदू समाज भी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अपना बयान वापस लें। ओली की हवाई बात पर वहां के विदेश मंत्रालय को सफाई भी देनी पड़ी है, लेकिन इतने से बात नहीं बनने वाली। खुद ओली को अपनी गलती का एहसास होना और उसको मानना अभी बाकी है। आज तक ब्यूरो। बात विकास दुबे की कर लेते हैं, जिसकी खौफनाक कहानी का एक और सच सामने आया है। विकास दुबे के गुर्गे की पत्नी का एक ऑडियो आज तक को मिला है, जिसमें वो विकास के रिश्तेदार से वारदात की रात बात कर रही थी। हेलो भाभी, बाहर तो आदमी मारे पड़े हुए मेरे दरवाजे और आंगन में एक आदमी मारा पड़ा हुआ मेरे दरवाजे। भैया माधी को पुलिस वाले विकास भैया ने मारा, इन सब लोगों ने मारा है। 2 जुलाई की रात बिकरू गांव के खौफनाक सच की दास्तान सुनिए। गांव में ताबड़तोड़ गोलियों के बीच कैसे पुलिस वालों की लाशें बिछा दी गई। जो महिला फोन पर वारदात की कहानी बता रही है वो विकास दुबे के खास गुर्गे और 50,000 के इनामी बदमाश शशिकांत की पत्नी की है। ये विकास दुबे के भाई की पत्नी से फोन पर बात कर रही है। बातचीत 2 और 3 जुलाई की रात करीब 1:30 बजे की है, जिस वक्त बिकरू गांव गोलियों की आवाज से गूंज रहा था। हेलो 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 भाभी। हाँ जी कह रहे हैं भाभी, वो बाहर तो आदमी मारे पड़े हुए मेरे दरवाजे और आंगन में एक आदमी मारा पड़ा हुआ मेरे दरवाजे और ये सब लोग भाग गए। क्या कहेंगे पुलिस जब आएगी? तो वो लोग हैं कौन? भैया माधी को पुलिस वाले विकास भैया ने मारा, इन सब लोगों ने मारा है। पुलिस वाले? हाँ। फोन नंबर का डिलीट कर दो परिचय। भाभी सही भैया, हम मोबाइल स्विच ऑफ करके छुपा दे रहे हैं मोबाइल ही। हाँ नंबर डिलीट कर दो। नंबर सारे डिलीट कर देना ये वाले, और पता हम तो अंदर दे बता। फोन स्विच ऑफ करके बैटरी हटा देना। वारदात के बाद शशिकांत भी मौके से फरार हो गया था, लेकिन सोमवार देर रात को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद शशिकांत के निशानदेही पर पुलिस से लूटे गए सरकारी हथियार भी बरामद हो गए। वहीं शशिकांत ने उस रात की कहानी का रोंगटे खड़े कर देने वाला सच बताया। बोलिए। पुलिस द्वारा सूचना ये आई थी कि उनको मारना है। अच्छा। हाँ पुलिस वालों को। किस तुम्हारे आंगन में कितने लोग हत्या हुई थी? हमारे आंगन में 3 लोगों की। कौन कौन? आंगन में सीओ साहब। हाँ। और बाहर दरवाजे पे दरोगा, 2 दरोगा। अच्छा। तुम लोगों ने गेट क्यों नहीं खोला जब दरोगा जी वहाँ मदद मांग रहे थे? सर हम लोगों ने गेट इसलिए नहीं खोला कि हम लोगों को मार दें। नहीं, गोली तुम लोग छत से चला रहे थे? जी। तुम और तुम्हारे पिताजी चला रहे थे अपने छत से? नहीं। असलहे कहाँ से आए थे सब ये? असलहे सब विकास दुबे ने दिलाए थे। हमला कितना खौफनाक था उसका खुलासा पुलिस वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है। बिकरू गांव में जो कुछ भी हुआ था वो अचानक नहीं हुआ था, बल्कि दबिश देने आई पुलिस टीम पर साजिश के तहत हमला किया गया था। ये बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी साफ हो जाती है, क्योंकि अचानक हुए हमले में अपराधी अमूमन भागने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ तो मुर्दा पुलिस वालों तक पर विकास दुबे ने गोलियों और धारदार हथियार से हमला किया था। विकास दुबे के आतंक का तो अध्याय खत्म हो चुका है, लेकिन 2 जुलाई की रात के खौफनाक सच से जैसे जैसे पर्दा उठता जा रहा है, विकास का क्रूर चेहरा सामने आ रहा है। लखनऊ से शिवेंद्र सिंह, कानपुर से अरविंद ओझा और रंजन सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आगे बढ़ेंगे। सूरत की महिला कांस्टेबल सुनीता ने पहले मंत्री के बेटे को सबक सिखाया, लेकिन वीडियो वायरल हुआ तो अब वो इस्तीफे की बात कर रही हैं। सुनीता के घर पर पहरा बिठा दिया गया है, लेकिन आखिर क्यों? इस रिपोर्ट में देखिए। सूरत की ये महिला कांस्टेबल सोशल मीडिया से लेकर हर जगह छाई हुई है। सुनीता यादव ने गुजरात सरकार में स्वास्थ्य मंत्री कुमार कनानी के बेटे प्रकाश को कानून का जो पाठ पढ़ाया कि पूरे गुजरात में उसका हल्ला मचा है।
કદાચ કુમારભાઈ કાનાણી સાહેબના સુપુત્ર છે તમને નિયમ કાનૂન લાગુ નથી પડતા? हम आपको बता दें कि सिपाही सुनीता यादव ने मंत्री के समर्थकों को बिना मास्क के रोका था और जब मंत्री के बेटे अपने समर्थकों को छुड़ाने के लिए वहां पहुंचे तो सुनीता यादव ने उनकी एक नहीं सुनी। इसी को लेकर सुनीता का एक वीडियो भी वायरल हुआ। लेकिन जब आज तक ने सुनीता से उस घटना के बारे में पूछा तो सुनीता गोलमोल जवाब दे रही हैं, लेकिन ये भी कह रही हैं कि वो किसी मंत्री से नहीं डरती। जी नहीं, मुझे तो मंत्री जी से कोई डर नहीं है। किस बात का डर? सच्चाई मेरे साथ है, सच्ची मैं हूँ, तो मुझे डरने क्या जरूरत है? मुझे मंत्री जी से कोई डर नहीं है। सुनीता यादव का कहना है कि वो अब इस्तीफा दे रही हैं, हालांकि वो ये नहीं बता रही हैं कि वो इस्तीफा क्यों दे रही हैं। अभी वो नहीं बता सकती मैं। आप मेरी मजबूरी समझिए, मेरा प्रेशर समझिए, मेरे ऊपर कितनी प्रेशर है, कितनी जवाबदारी है। मैं एक डिसिप्लिन डिपार्टमेंट में हूँ, तो मुझे उसका जो डिसिप्लिन है वो बनाए रखना है। जब तक मैं हूँ तब तक। जब मैं रिजाइनिंग लेटर दे दूंगी, मेरा मंजूर हो जाएगा, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछोगे वो मैं आंसर करूँगी। सुनीता के घर पर पुलिस का सख्त पहरा है। पुलिस वाले किसी को भी सुनीता के घर नहीं जाने दे रहे हैं। संजय सिंह राठौड़, सूरत, आज तक। खबर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से, जहां पर मास्क न पहनने पर डीएम ने एक युवक को पहले थप्पड़ जड़ दिया और इसके बाद डीएम ने युवक से उठक बैठक करवाई। दरअसल पुरुलिया के डीएम राहुल मजूमदार अचानक पुरुलिया टाउन के दौरे पर पहुंचे और यहां पर डीएम साहब मास्क न पहनने वालों के खिलाफ चेक इन अभियान उन्होंने शुरू कर दिया। यहां जब डीएम ने एक युवक को बिना मास्क देखा तो वो भड़क उठे और उस पर थप्पड़ जड़ दिया। असम में बाढ़ कहर बरपा रही है। 25 से ज्यादा जिले बाढ़ की चपेट में है। 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हालात बिगड़ने के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। उफनती लहरों का रौद्र रूप देखिए। नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा है। लहरों की रफ्तार ऐसी है कि इसकी आवाज सुनकर डर लग रहा है। घरों में पानी भर चुका है। दुकानें आधी डूब चुकी हैं। सड़कें गायब हैं। बिजली ट्रांसफार्मर, घर की चार दीवारी सब पानी में डूबने लगे हैं। असम की ये तस्वीरें नलबाड़ी की हैं। बाढ़ के बीच बेबसी की ये तस्वीर देखिए। एक शख्स नाव के सहारे ही अपने घर में दाखिल हो पा रहा है। पानी इतना ज्यादा है कि तमाम कवायद बेकार हो गई है। अब घर के अंदर का हाल देखिए। सारा सामान तैर रहा है। ये ब्रह्मपुत्र नदी का तांडव है। लगातार मिट्टी के कटान से पेड़ धराशायी हो रहे हैं तो सड़कों पर पानी ही पानी है और उस आफत में दौड़ रही हैं गाड़ियां। असम के चिरांग जिले में आसमानी आफत टूटते ही बाढ़ का पानी तांडव मचाने लगा है। अब बरपेटा की ये डरा देने वाली तस्वीर देखिए। जानिया इलाके में ये सड़क सैलाब का शिकार हो गई। इस संकट की वजह से सैकड़ों लोग फंस गए। असम में बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में है बरपेटा। यहाँ करीब 6 लाख की आबादी प्रभावित है। अब काजीरंगा नेशनल पार्क की ये तस्वीरें देखिए। जिधर नजर दौड़ाइए उधर पानी ही पानी। बाढ़ के इस पानी में नेशनल पार्क के जानवर बुरी तरह घिर गए हैं। जानकारी के मुताबिक काजीरंगा नेशनल पार्क का करीब 95% इलाका
पानी में डूब चुका है। इसमें 50 से ज्यादा जानवरों की मौत भी हो चुकी है। असम के 25 से ज्यादा जिलों में सैलाब का संकट है। धेमाजी में करीब 1,20,000 लोग, गोलाघाट में 1,15,000, डरांग में भी 1,15,000, बुगई गांव में करीब 1 लाख और नलबाड़ी में करीब 90,000 लोग प्रभावित हो चुके हैं। पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में बाढ़ की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। असम में 26 से अधिक जिले प्रभावित हैं, 50 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और काजीरंगा नेशनल पार्क 90% इस समय जलमग्न है। उत्तर बंगाल में जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। कूच बिहार में नदी का जल स्तर इतना बढ़ गया है कि आसपास के कई गांव उसकी चपेट में आ गए हैं। ब्रह्मपुत्र और अन्य सहायक नदियों ने ऐसा तांडव मचाया है कि असम के 2,800 से ज्यादा गांवों में पानी ही पानी दिख रहा है। करीब 1.25 लाख हेक्टेयर खेत बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। अब तक 170 से ज्यादा तटबंध को असर पड़ा है। 120 पुल भी तबाह हो चुके हैं, जबकि 1,300 से ज्यादा सड़कें तेज धार में बह चुकी हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। अब तक करीब 60,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। जुलाई में ही असम का ये हाल है। आशंका जताई जा रही है कि बाढ़ का खतरा अभी और बढ़ेगा। कोलकाता से मनोज लोईवाल और चिरांग से विकास शर्मा के साथ हेमंत नाथ, गुवाहाटी आज तक। और अब हम आपको दिखाते हैं तस्वीर इजिप्ट की, जहां की तेल पाइपलाइन में भीषण आग लगी हुई है। इजिप्ट के शुखैर मोसरॉड क्रूड ऑयल पाइपलाइन में आग लग गई और आग इतनी भीषण है कि धुएं के गुब्बार से अंदाजा लगाया जा सकता है। 17 लोग इसमें झुलस चुके हैं। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। पाइपलाइन के पास खड़ी कारें किस तरीके से धू-धू कर जलती नजर आ रही हैं। धुएं का काला गुब्बार भी उठता नजर आ रहा है। मिस्र की राजधानी काहिरा के बाहरी इलाकों के हाईवे से ये तेल पाइपलाइन गुजरती है और इस वजह से हाईवे पर खड़ी कारें आग की चपेट में आ गई। सुबह में अभी के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।